नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7th इस सीरीज़ का 7th पार्ट। इससे पहले हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है आज का 7th पार्ट जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट के हम डिस्कस करेंगे। सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो के PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात आती है आज के टिप की कि आज की क्या टिप है हमारे स्टडी को लेके, तो वो टिप हम शेयर करेंगे वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो पहला कथन है, ब्लू हाइड्रोजन में महासागर स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। तो ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है, इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से उत्पादित किया जाता है और इससे होने वाले जो उत्सर्जन है, से होने वाला उत्सर्जन को संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, जो ये संग्रहित कर लिया जाता है ये क्या करता है, ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस CO2 को 10 से 20% उत्सर्जित करता है जिसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते, इसका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा कथन है, ग्रे हाइड्रोजन में कोयले को गैस में परिवर्तित कर हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। तो ये कथन भी गलत है। इसमें क्या करते हैं, H2 का उत्पादन करने के लिए जीवाश्म ईंधन को CO2 के साथ जलाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका आंसर हो गया कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये शुरू हुआ है कि किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के द्वारा सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन हुआ था सागर परिक्रमा का 5 मार्च 2022। ठीक है, 22 मार्च 2022 में इसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है इस परिक्रमा का, कि जो सभी मछुआरे हैं और जो मछली किसान हैं और अन्य हितधारकों के साथ एकता का भाव दर्शाना। ठीक है, एकता का भाव दर्शाना इसका उद्देश्य है और सबके बीच में एक जो पूरा समुदाय है इसका, इस सबके बीच में एक संवाद होता रहे, बातचीत होती रहे, ये इस परिक्रमा का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बनी है। तो ये बनी है डाबर। ठीक है, ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी है, जो कंपनी का नाम है डाबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सेहत पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, सेहत पहल रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ये पहल का काम क्या है, इसका काम है, ये एक ऑनलाइन पहल है जिसमें जो रिटायर सैनिक हैं और सैनिक कर्मी हैं उनको जो दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, सेनावृत्ति सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है इस इनिशिएटिव द्वारा, सेहत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये RBI द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और बैंकिंग लोकपाल योजना पर वार्षिक रिपोर्ट, ये तीनों RBI द्वारा जारी किए जाते हैं
और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, इसमें ये बताना है। तो पहला कथन है S-400 रूस द्वारा केवल भारत को दिया गया है क्योंकि भारत रूस का एक प्रमुख सैन्य भागीदार है। तो ये कथन गलत है। ये सिर्फ भारत को नहीं दिया गया है, भारत के अलावा और भी देशों को दिया गया है, जैसे तुर्की, चीन आदि, इन सब देशों को दिया गया है। तो ये कथन हो जाता है गलत। दूसरा कथन है S-400 में एक ही रेंज की 4 मिसाइलें शामिल हैं जिन्हें कनस्तरों से दागा जा सकता है। तो ये कथन भी गलत है। एक ही रेंज की 4 मिसाइलें नहीं, अलग अलग 4 मिसाइलें इसमें शामिल हैं। तो दोनों ही कथन हो जाते हैं गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका नाम है कवच। इस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम है कवच। ये क्या करेगी? कवच क्या है? एक भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। ठीक है, स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। इसमें ये एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो ट्रेनों के बीच टकराव को रोकती है और इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कवच के। यहाँ से कवच पूछा गया है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम पूछा गया है। एक मिनट, क्या हुआ? सम मिस्टेक। का नाम पूछा गया है, तो इसमें इससे ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, तो जो कवच प्रणाली है ये स्टेशन मास्टर और लोको पायलट को आपात स्थिति के दौरान एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद की व्यवस्था प्रदान करती है। किसको? स्टेशन मास्टर और लोको पायलट को। और इसके माध्यम से कवच प्रणाली स्वचालित रूप से ब्रेक लगाने में सक्षम होगा। ठीक है, तो ये है कवच प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा संभव और स्वावलंबन पहल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। संभव और स्वावलंबन पहल के बारे में। तो पहला कथन है कि यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए शुरू किया गया है। तो ये गलत है कथन। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, ये MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन है इनका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। तो ये कथन सही है। जो इसका थीम है, संभव और स्वावलंबन की जो थीम है वो है नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज़ द राइट थिंग टू डू विच इज़ टू बी डन इन अ राइट वे। ठीक है, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है PM गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अवसंरचना विकास के इंजन। गति शक्ति क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालय की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाता है। ठीक है, जो गति शक्ति है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये 16 मंत्रालय को एक साथ लाता है। तो इसमें से सही आंसर हो गया अवसंरचना विकास के इंजन। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह UGC अधिनियम 1956 द्वारा गठित भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
तो ये भी कथन सही है, इसके दोनों ही कथन सही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो चार्टर का अनुच्छेद 5 सुर्खियों में रहा है। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से। नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग के मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन रखता है। ठीक है, सामूहिक रक्षा में यकीन रखता है, इसका मतलब है कि इसके किसी भी सदस्य देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस की थी पार्ट 6 आई थिंक, उसमें हमने उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें यूक्रेन और रशिया के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ये पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे है कि सहयोग के खिलाफ हमला माना जाएगा। अगर किसी एक मेंबर के ऊपर हमला होता है तो वो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। इसका सभी नाटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी यूक्रेन अभी भी नाटो का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं बना है, इसलिए नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। ओके, तो अनुच्छेद 5 ये संबंधित है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से। ओके, तो अब बात आती है कि आज की टिप की, कि आज की टिप क्या है हमारे स्टडी को लेके। तो आज की टिप है स्टडी टाइम। हम अपना स्टडी टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको हम अरेंज करें। तो कभी भी ये ना करें कि आप कभी भी कुछ पढ़ने बैठें तो एक साथ 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे एक साथ बैठे लगातार पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ऐसा करने से क्या होता है, चीज़ें हमको जो हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आती हैं, ज़्यादा अच्छे से रिटेन नहीं हो पाती हैं बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ बैठ के पढ़ने से थकान होने लगती है। तो हमेशा आप चंक्स में पढ़ें, जैसे कि आप 20 to 25 मिनट्स की सिटिंग लें, 20 से 25 मिनट की सिटिंग लें, फिर 5 मिनट ब्रेक। या तो आप, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक 20 या 25 मिनट में आपका नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें कि 30 से 35 मिनट की एक सिटिंग लें और फिर ब्रेक लें। ठीक है, ऐसे ही करके आप अपने पूरा सिटिंग, आप जितने घंटे पढ़ना चाहते हैं दिन में, उतनी सिटिंग आप अरेंज कर लें कि हमें एक दिन में कितनी सिटिंग लेनी है। ठीक है, जब आपने 2 से 3 सिटिंग ले ली 5-5 मिनट के ब्रेक में, उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लें, फिर आप दोबारा से पढ़ने बैठें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। बहुत देर तक बैठ के पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं और थकान होती है। तो आप इस टिप को फॉलो करें, डेफिनेटली ये टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।